अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 13 के साथ रिलेटेड है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो हम गासेस लॉ को इस्तेमाल करते थे। किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से तो हम कूलम्स लॉ भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस वर्जन हमारे पास गासेस लॉ है कि हम गासेस लॉ को इस्तेमाल करते थे किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। और गासेस लॉ को हम किस तरह यूज़ करते थे? हम बेसिकली जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं वहाँ पे हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाते थे जिसको हम गॉसियन सरफेस के नाम से पुकारते हैं। तो फिर जो है ना हम वहाँ पे गासेस लॉ का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करके यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके और वहाँ से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। तो सिमिलरली हमारे पास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी मैग्नेट की वजह से, या कोई आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहाँ पे उस करंट कैरिंग वायर से किसी थोड़े से फासले पे या एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे आप जो है ना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम फिर एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर हो और उसके इर्द गिर्द आप मैग्नेटिक फील्ड बी उसका मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन हम टेंजेंट टू द सर्कल लेते हैं, वो जो राइट हैंड रूल है वहाँ से हम मालूम करते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हम फिर एम्पियर्स लॉ से मालूम करते हैं। और किस तरह मालूम करते हैं? जैसा कि हमने गासेस लॉ में एक इमेजिनरी सरफेस बनाया था, सिमिलरली एम्पियर्स लॉ में हम एक इमेजिनरी क्लोज पाथ बनाएंगे उस पॉइंट पे जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और उस इमेजिनरी क्लोज पाथ को हम एम्पेरियन पाथ या एम्पेरियन लूप का नाम देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गासेस लॉ इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फील्ड बी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम प्रॉपरली इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर्स लॉ ये है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल of all the path elements with which a complete loop has been described is equal to mu naught times the total current enclosed by the loop। यानी कि जो आपके पास एम्पेरियन लूप आपने लिया है उसमें से B और L का जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड B और डेल्टा L जो लेंथ एलिमेंट आपने लिया है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब म्यू नॉट क्या चीज़ है इसकी तरफ आते हैं। थोड़ा सा हम इसका एक दूसरा डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। वो ये है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी एंड लेंथ डेल्टा एल ऑफ द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड। ये भी वही डेफिनेशन है जो ऊपर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने दूसरे अंदाज में बयान किया है। अच्छा, अब ज़रा हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में अगर हम देख लें, ये जो हमने डेफिनेशन की है उसका जो मीनिंग है वो ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी
B and length of an element delta L around any closed path is always equal to the product of the permeability mu naught and the total current I, that is mu naught I. यानी मैथमेटिकली हमारे पास B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n B डॉट डेल्टा L I इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यानी कि हमने जो एम्पेरियन पाथ लिया है उस एम्पेरियन पाथ को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, लेंथ एलिमेंट्स में तकसीम कर रहे हैं, और हर लेंथ एलिमेंट पे हम B और डेल्टा L, डेल्टा L1 डेल्टा L2 इस तरह B और डेल्टा L का जो प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, वो ऐसे अंदाज में लेंगे कि B और L आपस में पैरेलल हो ताकि हमें मैक्सिमम आंसर दे। यानी हम छोटे छोटे हिस्सों में उस एम्पेरियन पाथ को तकसीम करेंगे ताकि B और L हमारे पास पैरेलल आ जाए। और दूसरी बात, जब इन तमाम लेंथ एलिमेंट्स को हम जमा कर ले और उसके साथ B का प्रोडक्ट लेके, तो वो फिर म्यू नॉट I के बराबर है। अब म्यू नॉट I क्या चीज़ है? दैट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में वो कितना परमिशन देता है मैग्नेटाइजेशन को कास्ट करने के लिए, या कितना परमिट करता है, कितना अलाउ करता है मैग्नेटाइजेशन को कास्ट करने के लिए। ये एक किस्म की एक प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटाइजेशन को कितना अलाउ करता है। जिस तरह कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट था, इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के केस में म्यू नॉट होगा, और जो म्यू नॉट की वैल्यू है मैथमेटिकली 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पेयर के बराबर है, या वेबर पर एम्पेयर इंटू मीटर के बराबर है। अच्छा, ये हमने डेफिनेशन कर ली। अब ज़रा अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं, तो सपोज़ हमारे पास ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है ऊपर की जानिब। हम क्या करेंगे? हम एक क्लोज पाथ कंस्ट्रक्ट करेंगे in the form of circle of radius r which enclose the current carrying wire। तो अब हमने जो क्लोज सरफेस, जो क्लोज पाथ बनाया है यहाँ पे, इसको हम एम्पेरियन पाथ के नाम से पुकारते हैं। अगर हम गौर से देखें, at a fixed distance r the magnitude of the magnetic field is constant as long as the current flowing through the wire is constant। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यानी ये टेंजेंट टू द सर्कल है। इसलिए हमने डेफिनेशन में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ B की बात की थी। तो हर पॉइंट पे ये टेंजेंट टू द सर्कल है, और जब हम लेंथ एलिमेंट लेंगे तो वो हमारे पास बहुत स्मॉल होगा। यानी यहाँ पे जो हम लेंथ एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, ताकि वो लेंथ एलिमेंट और ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी है ये आपस में पैरेलल हो। अच्छा, अब हमने आगे जाना है, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखें गौर से, हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B इज़ प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर मेरे पास करंट ज़्यादा होगा तो एट अ डिस्टेंस r जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि हमारे पास करंट किसी भी वायर पे अगर फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हैंस ओरेस्टेड ने हमें बताया था कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी, और फिर उसने राइट हैंड रूल के ज़रिए से वो मैग्नेटिक फील्ड की जो वो बनाता है, वो जो एक किस्म का पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न को भी उसने राइट हैंड रूल से शो किया है कि जब हम अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं और थंब को करंट के डायरेक्शन में ले लेते हैं तो सर्कुलर पैटर्न हमारे पास बनता है। दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। जितना आप कंडक्टर से दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कम होता जाएगा, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो वीक होता जाएगा। तो जितना आप करंट कैरिंग वायर के करीब होंगे उतना आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा,
अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास आएगा B इज प्रोपोर्शनल टू I और R। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट हमारे पास म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर है। अच्छा, अब हमारे पास B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई I और R। अब यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसको हम फर्दर अगर रीअरेंज कर ले तो हमारे पास आ जाएगा B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो 2 पाई R हमारे पास क्या चीज़ है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। इसका मतलब कि ये हमारे पास लेंथ ऑफ द एम्पेरियन पाथ है। तो लेंथ ऑफ द एम्पेरियन पाथ यानी टोटल लेंथ ऑफ द एम्पेरियन पाथ मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड इन द वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी एम्पेयर्स लॉ की। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर्स लॉ की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने एप्लीकेशन लिखा है नंबर 1 के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये हमारे पास तो ये जो एप्लीकेशंस की बात मैंने की है और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये बेसिकली वही चीज़ है जो इससे पहले मैंने बयान किया, लेकिन इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन डिस्कस किया है कि ये भी एक एप्लीकेशन है कि अगर आपके पास किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी होगी। तो ज़ाहिर है जो अभी इससे पहले मैंने बात की उसको दोबारा मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि हम एक एम्पेरियन लूप लेते हैं और उस एम्पेरियन लूप पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है डायरेक्शन के लिहाज से और मैग्नीट्यूड के लिहाज से कांस्टेंट है। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है तो हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में इसको तकसीम किया। फॉर एग्जांपल डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 और इस तरह चलते जाएं और हर पॉइंट पे डेल्टा L1 एक छोटा सा पोर्शन आप लेंगे वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड B के। या अगर फॉर एग्जांपल आपने छोटा पोर्शन लिया है और इवन ये पैरेलल नहीं बनता तो फिर आपने ये B को रिजॉल्व करना होगा। उसमें एक BX आएगा और BY आएगा। तो B का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल हो डेल्टा L1 के या लेंथ के साथ जो पैरेलल हमने वो कंपोनेंट लेना है। अच्छा, उसके बाद हम आगे जाते हैं। अब ज़रा इधर आ जाए, ये हमने जो है ना वही अभी जो मैंने बात की कि हमारे पास ये B और L पैरेलल होंगे आपस में, लेकिन यहाँ पे मैंने किस टर्म में बात की है? मैंने B cos थीटा के टर्म में बात की, यानी B का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल हो लेंथ एलिमेंट के साथ। तो ज़ाहिर है B cos थीटा पैरेलल होता है उसके साथ लेंथ एलिमेंट के साथ B cos थीटा L2, B cos थीटा L3। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, इसके साथ मैं B1 B2 नहीं लिख रहा क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है। तो इन सब को जब हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इन तमाम लेंथ एलिमेंट्स के साथ जो B cos थीटा हमने मल्टीप्लाई किया है इन तमाम को हम प्लस करते हैं, समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो I इज इक्वल टू 1 अप टू I इज इक्वल टू n B cos थीटा डेल्टा L और इसको स्क्वायर में ब्रैकेट्स में बंद करके इसके साथ I लिखते इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड। या इसको फिर आप B cos थीटा की बजाय जस्ट B लिख दें, वेक्टर B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। जबकि हमारे पास जो डेल्टा L1 है, डेल्टा L2 है, डेल्टा L3 अप टू डेल्टा Ln, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। तो ये हमारे पास वही चीज़ दोबारा आ गई, यानी हमारे पास आ गया B 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I या B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B around a current carrying conductor at a distance R। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि सपोज अगर आप ये जो एम्पेरियन पाथ ले रहे हैं वो इर्रेगुलर पाथ हो तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या होगा? हमारे पास वही सेम सिचुएशन है। हमने देखना है कि सबसे पहले तो हम जो लेंथ एलिमेंट है उसको बहुत छोटा ले लें और फिर साथ साथ ये भी देखें कि हमारे पास इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड B है, सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन ये है,
तो हमने वो कंपोनेंट बी का लेना है जो कि लेंथ एलिमेंट के साथ पैरेलल हो। तो अगर इसको हम रिजॉल्व कर ले तो ये बी साइन थीटा और ये हमारे पास बी कास थीटा, यानी ये वो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल है किसके साथ, लेंथ एलिमेंट के साथ। अब हमारे पास डेल्टा एल इंटू द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज़ पैरेलल टू द लेंथ एलिमेंट, तो जाहिर है वो बी कास थीटा है। तो इस तरह हम पूरे एम्पेरियन पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके और ये देखे कि लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल और बी का वो कंपोनेंट जो पैरेलल हो इस लेंथ एलिमेंट के साथ, वो ले लें उनका प्रोडक्ट और फिर उन तमाम को जमा कर ले, वो फिर हमारे पास बराबर होगा म्यू नॉट आई के। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द इर्रेगुलर एम्पेरियन पाथ। अच्छा, अब यहाँ पे हम मैंने यहाँ पे 3-4 स्टेप्स लिखे हैं कि हम एम्पेरियन पाथ को यानी कि एम्पियर्स लॉ को जब इस्तेमाल करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड बी को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। यानी कि पहले स्टेप में आप जो है ना एक इमेजिनरी क्लोज पाथ लेंगे जिसको एम्पेरियन पाथ के नाम से पुकारते हैं, और हमारे पास जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ कैलकुलेट बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल द पाथ एलिमेंट्स। तीसरा स्टेप ये है कि करंट इनक्लोज्ड आपके पास वो आप कैलकुलेट करें, और चौथा स्टेप ये है कि अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर ले, वो जो ऊपर आपने कैलकुलेशन की है वो यहाँ पे पुट कर ले, तो आपके पास इससे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि जो एम्पियर्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है या जो प्रॉपर एप्लीकेशन किताब में दिया गया है, किताब में ये पहला एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलिनॉइड।